वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि आज हमने एक न्यू चैप्टर शुरू किया हुआ है। उसका फर्स्ट ही टॉपिक है चैप्टर नंबर ग्रेविटेशन, और उसका जो टॉपिक है वो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखेंगे। पहले आपने पढ़ा होगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। तो वो न्यूटन ने जो दिया था मोशन के हिसाब से था। बट ये जो ऐसा लॉज है जो इस पूरी कायनात के लिए दिया हुआ है, क्योंकि इस कायनात में जितने भी चीज़ें रहने वाली हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट यानी खींचती हैं। तो पहले हम इसकी बुकिश डिफिनेशन को देखेंगे, फिर इसको हम नंबर वाइज एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टेटमेंट में है एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर विथ फोर्स। मतलब ये कहने का इस कायनात में जितने ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं। अच्छा, तो फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ दियर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दियर सेंटर्स। अगर छोटे ऑब्जेक्ट होंगे तो वो कम फोर्स लगाएंगे, अगर बड़े ऑब्जेक्ट होंगे तो वो बड़ा फोर्स लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, एक ये ऑब्जेक्ट है, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। अगर ये बड़ा होगा तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो छोटा होगा, अगर बड़े होगा तो इस पे फोर्स जो होगा वो बड़ा होगा। अच्छा, याद रखो एक बात इसमें आती है, वो बात है डिस्टेंस की। जैसे कि कोई अगर मैग्नेट है ना, मैग्नेट जितने अगर करीब होंगे तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जब इसको हम दूर दूर कर देंगे ना तो इनकी अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच में डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो न्यूटन का भी इस कायनात में जो इस लॉ में जो कहना था यही था, अगर जितने मासेस करीब होंगे उतना फोर्स ज़्यादा होगा, अगर वो एक दूसरे से मतलब दूर तक होंगे तो उनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन वाला होगा वो कम हो जाएगा। जैसे कि अब मैंने यहाँ पर तस्वीर में दिखाया, ये M1 है, ये M2 है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो यहाँ एरो से आप समझ लेना। और इस R यहाँ पर क्या है, R जो है वो सेपरेशन यानी डिस्टेंस है इन दो मासेस के बीच में। तो अच्छा, अब हम इसकी मैथमेटिशियन की प्रूव करेंगे। अच्छा, अब दो मासेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना वो याद रखो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, क्योंकि ज़मीन की हम बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इन मासेस के मतलब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मास नंबर 1 और मास नंबर 2। अच्छा, और मैंने बात आपकी की थी डिस्टेंस के हिसाब से, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर बिटवीन डिस्टेंस। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो दोनों में क्या है, प्रोपोर्शन हटेगा तो इज इक्वल टू कांस्टेंट में जी। तो हमारा फार्मूला बन जाएगा जी M1 M2 अपान में R स्क्वायर। यहाँ पर जी क्या है, वियर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान में कूलम स्क्वायर। तो ये था अपना न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। याद रखो ये जो चार हमारे पास फोर्सेस है, एक होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और न्यूक्लियर फोर्स। इन सब में से ये वीकेस्ट फोर्स है। ये याद रखो, ये अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स कभी भी नहीं हो सकता है। तो ये एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है और ये और वीकेस्ट फोर्स सब में से फोर्स है। इंशाल्लाह न्यू वीडियो में मिलेंगे। मैं फर्स्ट ईयर और इंटर क्लास के स्टूडेंट को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे जितने भी लेक्चर हैं वो आप तक नोटिफिकेशन मिलता रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।